अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो मज़ाक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मिडल ईस्ट के कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इन रीजन्स में दुनिया के इस इलाके को कई मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया वही है जो हम सुनते हैं। इंग्लिश में चाहे जो भी नाम रख लें, ये एक बहुत बड़ा मकाम है। रशिया को छोड़कर जब आप मिडल ईस्ट को देखते हैं तो ये यूरोप के बाकी हिस्से से भी बड़ा है और वैसे ही जैसे यूरोप है। ये एक अजीबोगरीब मुकाम भी है। मिडल ईस्ट सिर्फ एक रिजिड चीज नहीं है जैसा कि वेस्ट के बहुत से लोग समझते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब में वेरिएशंस हैं, अलग अलग कबीले हैं और ज़बानों और बोलचालों में बड़ी वेरिएशन है। बिलखसूस ऐसे मुकाम जहाँ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल और गैस की मौजूदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये कुछ इलाके हैं जो दूसरे इलाकों से ज्यादा अमीर हैं। बहुत सी सूरतों में मिडल ईस्ट ईस्ट यूरोप या किसी भी बड़े ग्लोबल इलाके की तरह है, लेकिन ये एक अहम तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत सी वजूहात के बिना पर मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा वेल्थी और इंटेंस है और इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा मिडल ईस्ट के बॉर्डर्स की फॉर्मेशन के साथ जुड़ा है। लेकिन इन बॉर्डर्स को ऐसे देखकर समझना आसान नहीं होता कि इनकी क्या वजह है। यहाँ देखिए, इन्हें एक रिलीजियस मैप पर रखा गया है, जहां आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सी जगहों पर ये बॉर्डर्स खास तौर पर ठीक तरह से मिल नहीं रहे। लिबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे मकामात सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम अक्सर अलग अलग इलाकों में डिवाइडेड हैं। अगर आप इन बॉर्डर्स को किसी ट्राइबल मैप के साथ देखें तो फिर भी ये वही मसला सामने आता है कि इन जगहों के बॉर्डर्स ठीक तरह से मिल नहीं रहे। इस नज़र में सीरिया और इराक अरब्स और कुर्द के दरमियान बंट गए हैं। साथ ही तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान में मजीद डिवीजन्स हैं। और आखिर में अगर हम इन ट्राइबल बॉर्डर्स को ज़ुबानी नक्शे के साथ तब्दील करें तो खास तौर पर अलग अलग अरेबिक बोलने वालों की ट्राइब्स का नक्शा सामने आता है। हर इलाके में एक अलग अलग ग्रुप है जो बड़ी अरेबिक दुनिया में अलग है। इस नक्शे से चंद अहम बातें समझने में मदद मिलती है। सबसे पहले इजिप्शियन अरेबिक पूरी तरह से इजिप्ट के अंदर है। इसी तरह मोरक्कन अरेबिक अक्सर मोरक्को के अंदर है और अल्जीरियन अरेबिक अक्सर अल्जीरिया के अंदर है। इन तमाम एग्जाम्पल्स में लैंग्वेज ग्रुप असल मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर बसे हैं और इसी वजह से ये थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन मिडल ईस्ट के बहुत से और मकामात स्पेशली तौर पर रिलीजियस और ट्राइब के साथ हैं। सियासत के बॉर्डर अक्सर कौमियाती ज़ुबानों सरहदों के साथ ठीक तरह से मिलते नहीं हैं। इराकी, लेवेंटाइन, नॉर्थ मेसोपोटामियन गल्फ और नजदी डायलेक्ट्स ऑफ अरेबिक ये सब मुल्कों में फैले हुए हैं, जबकि इराक, सीरिया और जॉर्डन वो तो बस जुबानी मुज़ाक हैं। तो अगर मिडल ईस्ट के ज्यादातर सियासी बॉर्डर्स रिलीजियस ट्राइब्स या जुबानी हकाइक के साथ ठीक तरह से नहीं मिलते, तो फिर वो असल में वहाँ क्यों हैं और उनको पहली मर्तबा किस मकाम पर तकसीम किया गया? जवाब ये है कि उन्हें बिल्कुल इस मकसद से ऐसे तैयार किया गया था जिससे मिडल ईस्ट के अंदर क्याओस और बेचैनी को जितना मुमकिन था बढ़ाया जा सके। मिडल ईस्ट के बॉर्डर्स का यही मसला है। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। 20th सेंचुरी से पहले जिस जमाने में हम आज जिसको मिडल ईस्ट के रूप में जानते हैं, वो अक्सर ओटोमन एम्पायर के हुक्म में था और ये फैक्ट्स हैं। तमाम एशिया में से सबसे पुराने बॉर्डर्स जो नेचुरली मिडल ईस्ट के हैं, ये सब ओटोमन और सफाविड पर्शियन एम्पायर्स के दरमियान में 1639 में तैयार किए गए थे। इन दोनों क्लैशेस के दरमियान जिसने इनके इलाकों के दरमियान बाउंड्री को तय कर दिया था, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। पहाड़ अक्सर लोगों, सल्तनतों और मुल्कों के दरमियान वाज़ेह तफरीकात तय करने का आसान तरीका होते हैं और ये बॉर्डर्स अमूमन इसी लॉ पर बेस्ड हैं जब तक कि वो कुर्दिस्तान प्रोविंस तक न पहुंच जाएं, जो मॉडर्न ईरान के अंदर आता है। जियोग्राफिकली कुर्दिस्तान एक खुले मैदान में है। नेचुरली तौर पर यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर अरेबिक हैं, पर्शियन नहीं। ये बात 17th सेंचुरी में जब ये फैसला किया गया था कि ईरान का हिस्सा होगा तो किसी को खास परेशानी नहीं थी, जबकि ये फैसला तुर्की और फारसी सल्तनतों की तरफ से किया गया था। लेकिन 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में ये बड़ा मसला बना था अरब नेशनलिज्म और आइडेंटिटी के अरूज के साथ। लेकिन मजीद बुरा ये है कि तुर्की और फारसी मैप मेकर्स कभी नहीं समझ सके थे कि कुर्दिस्तान के इस तरफ से इन सरहदों को मिलने वाली मुख्तलिफ डिवीजन्स की वजह से किस तरह के मुस्तकबिल के झगड़े पैदा हो सकते हैं। कुर्दिस्तान ऑयल से भरपूर है। हकीकतन इस कदर ऑयल है कि सिर्फ इस एक प्रोविंस में पूरे ईरान के ऑयल प्रोडक्शन का 57% हो जाता है। यानी तकरीबन पूरी ईरानी इकोनॉमी चलाने के लिए आजकल कुर्दिस्तान को कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। कुर्दिस्तान के कॉन्क्वेस्ट और वहां मौजूद ऑयल की एनेक्सेशन ने ही 1980s में इराक को ईरान पर हमला करने का सबसे बड़ा सबब दिया
और वो ऑयल ईरान के लिए इतना अहम था कि ईरान ने मौत तक लड़ने का फैसला किया ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन शिया अरब कुर्दिस्तान को शिया पर्शियन ईरान की तरफ रखने वाले बॉर्डर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। 20वीं सेंचुरी के दौरान में ऑटोमन एम्पायर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन के साथ जुड़ने का एक बेवकूफ़ाना फैसला किया और 1918 में ये वाज़ेह हो गया कि ये जंग हार चुके हैं। एक वक्त था जब पूरा मिडल ईस्ट ऑटोमन एम्पायर के तख्त में था, लेकिन अब ये दमाम नहीं रख रहा था और फातेह हासिल करने वाले सारे लोग इसके इलाके को देखते थे जैसे कि टारगेट में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो। जिस तरह से जर्मनी को जंग की शुरुआत करने के इल्जाम में लगाया गया था, उसी जंग में सिर्फ उसका 15% हिस्सा खत्म हुआ। लेकिन अफवाह की तरफ से तो पहले से यही तय था कि ऑटोमन्स के इस हिस्से पर नजर है, वो भी इतना कि जैसे ये फ्री फॉर ऑल ब्लैक फ्राइडे सेल हो। ब्रिटिश ने ये सब हासिल करने का फैसला किया था, फ्रांस ये सब हासिल करना चाहता था, इटली को वो सब मिलना था, आर्मेनिया और ग्रीस को भी कुछ जमीनें मिलने वाली थी और कुर्दिश लोगों के लिए आज़ादी हासिल करने के लिए भी बात चल रही थी। इस्तांबुल को एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट चलाएगी और जो भी तुर्की का हिस्सा बचा था वो भी सिर्फ रम्प स्टेट की तरह इस्तेमाल होगा। और जब ये सख्त तम्ज लोगों के सामने आए तो तुर्क बेहद गुस्सा हो गए। तुर्किश हुकूमत ने सिटी इस्तांबुल को लिटरलमेंट और उन वकीलों की तस्दीक नहीं हुई जिन्होंने ट्रीटी को तस्दीक किया था। इसके बाद उन्होंने अडन लिया और अलायंस के खिलाफ 3 साल तक जंग आज़ादी लड़ी, जबकि इन मेहमान मुजाहिदों ने अपने मुल्क से जंग के लिए मदद की थी। आखिर में जीत कर उन्होंने एक बेहतर पोजीशन में खड़े होकर एक नई ट्रीटी को तशरीफ दिया जो इस दफ़ा कबूल की गई। इस नए ट्रीटी ने मॉडर्न डे तुर्की के अक्सर बॉर्डर्स को तय किया। ब्रिटिश फोर्सेस तुर्की से बाहर चली गईं, लेकिन जो इलाके ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे वो ज़्यादातर तबाही का शिकार हो गए। 1916 में जब जंग चल रही थी उन्होंने तलकीन की। ब्रिटिश और फ्रेंच ने बीच में एग्रीमेंट किया कि मिडल ईस्ट को तकसीम कर लें। ब्रिटिश मेसोपोटामिया, फलस्तीन और ट्रांस जॉर्डन हासिल करेंगे, जबकि फ्रेंच नॉर्थ सीरिया और ज्यादातर लेवेंट हासिल करेंगे। इन कॉलोनीज के दरमियान बॉर्डर्स तय किए गए जिसे स्काई पिकेट लाइन कहते हैं। ब्रिटिश और फ्रेंच वो डिप्लोमेटिक थे जो इन शर्तों को तस्दीक करते थे। ये बाउंड्री ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज के दरमियान बन गई और आज भी ये इराक और सीरिया के दरमियान बॉर्डर के तौर पर कुछ ज्यादा ही अहम है। हम सबको पता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ कितनी मुश्किलात हुई हैं। स्काई पिकेट लाइन असल में एक तरीका था ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान दूर करने का, और कभी भी इसका मकसद ये नहीं था कि इसका इस्तेमाल वो लोग करें जो वहाँ असल में रहते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि ये एक तरह से अरबिक के मुख्तलिफ बोलचालों के दरमियान से गुजर कर जाती है और ये लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के 2 मुल्कों में तकसीम करके 100 साल से ज्यादा हुई है। ईरान के बॉर्डर शिया और सुन्नी अरब साथ ही कुर्द को एक ही रास्ते पर रखने के लिए तैयार किए गए थे। शिया मुल्क के अक्सरियत हैं और वो ऑलमोस्ट सारी सदर्न इलाके में तेल के कंट्रोल रखते हैं, लेकिन फिर भी सुन्नी जो सीरिया के बॉर्डर भी फ्रेंच ने एक तरह से तय किए थे, जिसमें शिया और सुन्नी अरब्स को साथ में मिलाकर कुर्द को मिलाकर एक अलग मुल्क में डाल दिया। लेबनान भी सुन्नी, शिया और क्रिश्चियंस को एक ही मुल्क में तकसीम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सब तफरीकात ब्रिटिश और फ्रेंच ने बीच में पर्पसफुल तरीके से तश्कील दी थी ताकि जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी यूनिटी नहीं हो सके। ब्रिटिश और फ्रेंच आखिर में चले गए, लेकिन वो बॉर्डर्स जो तैयार किए थे जो कम्युनिटीज को तकसीम और जुदाई में रखते थे वो अब भी बरकरार हैं। इसीलिए मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा बेचैनी रहना कोई हैरत की बात नहीं है। इराक के ईरान और कुवैत के खिलाफ हमले जो कि सद्दाम के दौर में हुए वो सरहद तफरीकात अरब और ऑयल के मसाइल के मुतालिक थे। इस हकीकत को समझकर कुछ जियोपॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने फ्यूचर में मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को दोबारा तश्कील देने की हाइपोथेटिकल मैप बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बना ये मैप जिसमें दिखाया गया है कि टेंशंस और अनरेस्ट इराक और सीरिया को चुनौती में डाल सकते हैं और वो कंट्रीज चारों तरफ से तकसीम हो सकती हैं। इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में साउथ ईस्ट में एक शिया अरब स्टेट होगी, वेस्ट में मेडिटेरियन सी पर एक अलावाइट शिया अरब स्टेट होगा और दोनों के दरमियान एक सुन्नी अरब स्टेट होगा और नॉर्थ में इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट होगी। वक्त ही बताएगा कि क्या मिडिल ईस्ट कभी ऐसा पॉलिटिकल मैप की बड़ी तब्दीली देखेगा। लेकिन एक बड़ा वाज़ेह हिस्सा इस कहानी में है जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया, वो है इसराइल और फ़लस्तीन का। अगर आप सब इन 2 कंट्रीज के कॉम्प्लेक्स बॉर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इस पर अलग वीडियो बना सकूं। और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।